हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आप सभी बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू फ्राइडे हम एक इम्पोर्टेंट सेशन करते हैं डेली दोपहर 2 बजे, है ना, जिसका नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय सौरभ सर। उसी सीरीज में आज हमारी जो क्लास है वो एडजेक्टिव पर बेस्ड होने वाली है। ये एडजेक्टिव का लेक्चर 1 है ना। इसके अलावा एडजेक्टिव का एक और लेक्चर आएगा कल, और इसके बाद हमारा एडजेक्टिव जो चैप्टर है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हमने नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम पढ़ चुके हैं, और उसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो बेसिक्स हैं वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो उन सेशंस को भी ज़रूर देखें, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चंस बनते हैं या फिर आते हैं या पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आई गारंटी गाइस, इन वीडियोस के बाहर आपको कॉन्सेप्ट देखने नहीं मिलेंगे पेपर में, है ना। तो आप सीरियसली इनको लीजिए और नोट्स बनाइए, है ना, प्रॉपर उसका रिवीजन कीजिए, फिर देखिए आपके इंग्लिश में कैसे मार्क्स इम्प्रूव होते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल में 2 क्लासेस होती है ना। एक तो ये ग्रामर की है जो कि मंडे टू फ्राइडे 2 बजे होती है। इसके अलावा द हिंदू वोकेबलरी जो कि डेली बेसिस पर 12 PM पे होती है, और संडे को ये क्या होती है, ऑफ होती है। इस वीक से हम संडे ऑफ रखने वाले हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में हमने ये रियलाइज़ किया है ना। ऑलमोस्ट 20 डेज हो गए हमको सेशन स्टार्ट किए वोकैब का, तो हमने देखा है बहुत सारे वर्ड जो है रिपीट होते हैं। तो जो संडे को जो वर्ड आएंगे ना वो भी रिपीट हो जाएंगे आने वाले लेक्चर्स में। क्लियर है गाइस, है ना। और अगर जो रिपीटेड वर्ड हमें ऐसा लगता है कि रिपीट नहीं हुआ संडे का, तो हम उसको अगले सेशन में ऐड भी कर देंगे। तो इससे आपको क्या है, एक दिन का रेस्ट भी मिल जाया करेगा, है ना। अगर आपको सारे अपडेट्स चाहिए चैनल से रिलेटेड, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियो को, ताकि वो भी ग्रामर को अच्छे से इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो कि है एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने आपको बेसिक की क्लास में बताया था, एडजेक्टिव जो होते हैं वो क्वालिफाइंग वर्ड्स होते हैं गाइस, ठीक है। यानी कि जो क्वालिफाई करने का काम करते हैं नाउन को और प्रोनाउन को, या हम कह सकते हैं ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, या क्वालिफाई करते हैं यानी कि विशेषता बताते हैं, है ना, या उनके बारे में और जानकारी हमें बताते हैं, उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्लियर है गाइस। तो वर्ड यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, ऐसे वर्ड जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें, उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर ही एक प्रोनाउन है, यहाँ पर भी ही एक प्रोनाउन है ना। यहाँ पर बोला गया ही इज अ गुड बॉय, है ना। बॉय यहाँ पर क्या है, नाउन। तो यहाँ पर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है गुड, है ना, नाउन के पहले आकर। तो गुड हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, है ना। और अगर कोई एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है तो हम उसको बोलते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं गाइस, मैंने ये बेसिक की क्लास में बहुत डीपली पढ़ाया है ना। तो आप बेसिक की क्लास भी देखें। वहीं एडजेक्टिव की पोजीशन एक और होती है जिसमें वो वर्ब के बाद आता है, जैसे कि इज के बाद आ रहा है और क्वालिफाई भी कर रहा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है गाइस, आप देखिए यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये ही को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ही के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है कि ही कैसा है, इंटेलिजेंट है ना। और ये इज वर्ब है ना, तो वर्ब के जस्ट बाद आ रहा है। तो जब वर्ब के बाद आता है ना हमारा एडजेक्टिव, तो उसको हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्लियर है, एग्जाम में पूछता तो नहीं, बट आपको पता होना चाहिए एट्रीब्यूटिव क्या होता है, प्रेडिकेटिव क्या होता है। तो ये लिखा है, एट्रीब्यूटिव कब आता है, बिफोर नाउन आता है गाइस, और प्रेडिकेटिव कब आता है, आफ्टर वर्ब आता है। क्लियर है। तो ये चीज मैं बता चुका था, तो फिर से एक बार सुन लीजिए। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। ये 2 तरीके से आते हैं, या तो वर्ब के बाद आते हैं या नाउन के जस्ट पहले आकर उनको क्वालिफाई करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में हमने देखा है कि एट्रीब्यूटिव जो केस है वही यूज किया जाता है, यानी कि नाउन के जस्ट पहले आकर नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। क्लियर है गाइस। तो चलिए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से एडजेक्टिव के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और फिर हम देखेंगे उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की। मैं बता दूं, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव होते हैं 8, यानी कि 8 प्रकार के एडजेक्टिव आपको पढ़ाए जाएंगे।
क्लियर है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। कितने प्रकार के एडजेक्टिव आपको पढ़ाए जाएंगे? 8 प्रकार के एडजेक्टिव आपको पढ़ाए जाएंगे। उनमें से सबसे पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि जो क्वालिटी को बताए, है ना, या फिर, है ना, क्वालिटी मीन्स आपके गुण को बताए, विशेषता को बताए, फ्लॉ मीन्स दोष को बताए, कलर बताए, है ना, मतलब डिस्क्रिप्शन दे, आपके बारे में बताए कि आप कैसे हैं, यानी कि ये बताते हैं कि हाउ, हाउ का आंसर होता है कि कोई चीज कैसी है। फॉर एग्जाम्पल एन ऑनेस्ट मैन, है ना, मैन क्या है, नाउन है, उसके पहले ऑनेस्ट आया है, तो ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये मैन के बारे में बता रहा है कि मैन कैसा है, मैन ऑनेस्ट है। और ये कौन सा एडजेक्टिव है? नाउन के जस्ट पहले आया है, तो ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। मैंने आपको बताया था नाउन की क्लास में कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से एक नाउन होता है प्रॉपर नाउन, जो कि किसी चीज का स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाम होता है। am I right? तो उसी स्पेसिफिक नाम से भी हम एडजेक्टिव बनाते हैं। आया समझ में? जैसे इंडिया एक कंट्री का नाम है ना, तो हम उससे इंडियन पीपल बना लेंगे, है ना, पीपल तो नाउन हो गया और इंडियन यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव। तो ये होता है प्रॉपर एडजेक्टिव। आया समझ में? तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में, जैसे कि बुद्धिस्ट एडजेक्टिव है, मोनास्ट्री नाउन है, तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री, तो बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पर रूल देखो क्या है, नाउन है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या आया है, ब्रिटिश आया है, जो कि ब्रिटेन से बना है, ब्रिटेन किसी कंट्री का पर्टिकुलर नेम है। तो ऐसे एडजेक्टिव जो कि प्रॉपर नाउन से बने, यानी कि पर्टिकुलर किसी नाम से बने, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा को जो बताएं, है ना, यानी परिमाण को बताएं, यानी कि कोई चीज की वैल्यू कितनी है ना, 2 किलो, 3 किलो, थोड़ी या निश्चित हो अनिश्चित, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। क्लियर है? जैसे कि देखो सम मिल्क, यानी कि कुछ दूध, एनफ ऑयल यानी कि पर्याप्त ऑयल। मिल्क यहाँ पे नाउन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, सम यानी कि उसकी मात्रा को बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। ऑयल यहाँ पर नाउन है, उसकी मात्रा बता रहा है कि इनफ है, पर्याप्त है, दैट मीन्स इनफ यहाँ पर हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे सफिशिएंट शुगर लिखा हुआ, शुगर एक क्या है, नाउन है। क्लियर है? तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है कौन, सफिशिएंट, यानी कि बता रहा है उसकी मात्रा को कि वो कितनी है, यानी सफिशिएंट है। तो यहाँ पर सफिशिएंट क्या हो जाएगा गाइस, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। मैनर्स नाउन होता है, मैनर्स कितने हैं, है ना, उसकी मात्रा को बता रहा है, तो ये हो जाएगा नो मैनर्स, यानी एक भी नहीं है, तो नो क्या हो जाएगा भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी सबसे पहले, जो कि किसका आंसर होता है, हाउ का। आया समझ में? आया समझ में? इसके बाद हमने देखा प्रॉपर एडजेक्टिव, जो कि किसका होता है, विच का आंसर होता है ना। इसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमने देखा कि ये क्या बताता है, सॉरी क्वांटिटी, तो ये क्या बताता है, क्वांटिटी को बताता है, दैट मीन्स ये किसका आंसर होता है, हाउ मच का आंसर होता है। आया समझ में? इसके बाद हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। ये होता है भैया हाउ मैनी का आंसर, यानी कि नंबर में कितने, यानी कि काउंटेबल होता है। जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है वो अनकाउंटेबल होता है, और एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है, काउंटेबल होता है। क्यों? क्योंकि हम नंबर्स को तो काउंट कर सकते हैं, है ना। तो ये नंबर को डिनोट करते हैं, जैसे कि डेफिनेट नंबर होते हैं, है ना, जैसे 5 बॉयज, बॉयज नाउन है, तो उसके लिए 5 हमने एडजेक्टिव लगा दिया, है ना। फिफ्थ क्लास, है ना, फिफ्थ भी एक नंबर होता है जो कि संख्या को बताता है ना। कौन सी क्लास, फिफ्थ क्लास। आया समझ में? एक होता है इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि अनिश्चित संख्या को बताते, जैसे मैंने बोल दिया फ्यू गर्ल्स, इसका मतलब हुआ कुछ गर्ल्स, यानी कि हमको नंबर का पता नहीं चल रहा कि कितनी गर्ल्स हैं, 1 2 3, लेकिन कुछ गर्ल्स हैं। आया समझ में? और जो कि काउंटेबल है, इसलिए हम काउंटेबल के साथ इनडेफिनेट के तौर पर फ्यू लगाते हैं, है ना। सेवरल बॉयज यानी कि कई सारे लड़के, तो ये भी क्या है, नंबर है, लेकिन ये, है ना, मतलब ये अंदाजा हमने लगाया कि कितने बॉयज है, लेकिन हम उनको गिन सकते हैं, इसलिए हमने सेवरल का यूज किया। आया समझ में? तो नंबर होते हैं 2 टाइप के, एक होता है डेफिनेट और एक इनडेफिनेट नंबर ऑफ एडजेक्टिव। डेफिनेट में जब हमें नंबर्स कंफर्म हो, जैसे 5 4 3 2 1, है ना, 8 9, और इनडेफिनेट जब हमें नंबर कंफर्म नहीं होते हैं, तो हम अंदाजा लेकर बताते हैं कि फ्यू है, सेवरल है, मैनी है। आया समझ में?
इसके बाद आता है नंबर्स के बारे में हम बात करते हैं। 3 टाइप्स के नंबर होते हैं गाइस, है ना, है ना। मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, थर्ड में बता दूंगा। पहला होता है कार्डिनल एडजेक्टिव, है ना। कार्डिनल मतलब कि जो नंबर होते हैं, डेफिनेट नंबर, निश्चित नंबर 1 2 3 4, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल। क्या बोलते हैं? कार्डिनल, है ना। और इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में? जैसे कि ही हैज 4 पेन्स, उसके पास 4 पेन्स है, तो जो 4 है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। क्लियर है? क्या है गाइस? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और कैसा है? कार्डिनल है। इसके अलावा शी हैज 2 बुक्स, यहाँ पर 2 क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जो कि कैसा है? कार्डिनल एडजेक्टिव है। वहीं अगर अपन बात करें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की, ये भी तो नंबर होते हैं, बट ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। जैसे कि द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन वर्ब, यानी कि पहला चैप्टर, है ना। तो चैप्टर 1 या फर्स्ट चैप्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? जो आर्टिकल द लगता है वो ऑर्डिनल्स के साथ यूज नहीं होता है, कार्डिनल के साथ यूज होता है। जैसे कि लेसन वाज, ठीक है, जैसे कि लेसन 1 ऑन द वर्ब, है ना। आया समझ में? ऑर्डिनल के साथ यूज होता है, कार्डिनल के साथ यूज नहीं होता है। तो आप 1 के पहले द नहीं लगा सकते, लेकिन आप देखो फर्स्ट के पहले हम द लगा सकते हैं, यानी कि द फर्स्ट लेसन इज ऑन वर्ब। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो द आर्टिकल है गाइस, वो हम ऑर्डिनल के साथ यूज करते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड के साथ हम यूज कर सकते हैं। कार्डिनल के साथ हम यूज नहीं करते हैं, यानी 1 2 3 के साथ द आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं। आया समझ में? जैसे कि मैंने बोला ही इज द वन, तो यहाँ पर जो वन है ना, वो एडजेक्टिव नहीं है, वो प्रोनाउन है, इसलिए वहां पर आ जाता है। क्लियर है? अगर 1 पेन 1 कॉपी 1 बुक, है ना, 2 बॉटल्स ऐसा लिखा है, यानी कि उसके बाद अगर नाउन लिखा हुआ है, तो फिर हम वहां पर उसको एडजेक्टिव मानते हैं। आया समझ में? थर्ड मैंने बोला था, बता दूंगा, थर्ड होता है गाइस मल्टीप्लिकेटिव। क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव। पेन को क्या हो जाता है गाइस, है ना। मल्टीप्लिकेटिव यानी मल्टीपल्स से बना होता है, जैसे कि सिंगल, है ना, डबल, ये भी हम सेंटेंस में देखते हैं ना, यूज होते हैं। ट्रिपल, ये होते हैं मल्टीप्लिकेटिव, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा। तो फोर्थ हमने पढ़ा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स या न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसके बाद हम बात करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की, जो कि पॉइंट करते हैं किसी नाउन को, जैसे कि दिस बॉय, है ना, तो बॉय की तरफ पॉइंट करके बता रहा है कि यह लड़का, दैट ग्रुप यानी कि दूर है, इसलिए दैट, है ना। और दिस और दैट सिमिलर होता है। ऐसे अगर पास हो और प्लूरल हो, पीपल क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग, तो हमने दीज लगाया, दिस नहीं लगा सकते, है ना। दिस लगाएंगे तो वहां पे प्लूरल की जगह पर्सन हो जाएगा, यानी कि सिंगल किसी इंसान की बात होगी। क्लियर, है ना। और अगर दूर खड़े हैं, तो ये दैट का प्लूरल हो जाता है दोज कंट्रीज, यानी कि वे सभी देश। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। इसके अलावा यही जो वर्ड है डिमॉन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउन में भी देखे जाते हैं। तो दोनों में अर्थ क्या है? अगर ये, अगर सॉरी, दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर ये नाउन के जस्ट पहले आते हैं तो आप इनको एडजेक्टिव मानेंगे। आया समझ में? अगर ये वर्ब के पहले आते हैं, यानी कि एज अ सब्जेक्ट आते हैं, तो वो प्रोनाउन बन जाते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना, जो कि इंडिविजुअल्स को डिनोट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। जैसे कि ईच कैंडिडेट्स, है ना, ईच कैंडिडेट यहाँ पर होगा इज ऑनेस्ट, यानी कि हर एक कैंडिडेट जो है ऑनेस्ट है, यानी कि ये हर इंडिविजुअल पर्सन की बात कर रहा है। दैट मीन्स ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एवरी बॉय इज प्रेजेंट टुडे, है ना, प्रत्येक लड़का आज प्रेजेंट है, तो एवरी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये मैं बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। और इनके बाद, क्योंकि ये वन का सेंस देते हैं, सिंगल का सेंस देते हैं, तो एक चीज और देख लीजिए, इनके साथ लगती है हमेशा सिंगुलर वर्ब, तो देख लीजिए इज लगा हुआ है। क्लियर है गाइस? पक्का? नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, है ना। इनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, है ना। जैसे कि विच रूम इज हर्स, तो रूम के जस्ट पहले अगर ये WH वर्ड आते हैं, इंटेरोगेटिव वर्ड आते हैं, तो ये एडजेक्टिव होते हैं, है ना। और वर्ब के पहले आएंगे तो ये प्रोनाउन बन जाएंगे। ऐसी बुक के पहले आया हुज, यानी कि किसकी बुक है, तो ये एडजेक्टिव है। क्लियर है गाइस? तो ऐसे वर्ड जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं और नाउन के जस्ट पहले आते हैं, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट है पजेसिव एडजेक्टिव, जो कि ओनरशिप को बताते हैं या रिलेशन को बताते हैं। जैसे कि माय बुक, यानी बुक से रिलेशन बता रहा है मेरा।
क्लियर है, क्लास आवर क्लास यानी कि क्लास से हमारा सबका रिलेशन बता रहा है, तो ये हो जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। इनको एडजेक्टिव तब बोलेंगे जब ये नाउन के जस्ट पहले आएंगे, है ना। और अगर ये वर्ब के बाद आते हैं, सॉरी वर्ब के पहले आते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आते हैं, तब ये पजेसिव प्रोनाउन बन जाएंगे। तो माय का बन जाता है माइन, अवर का हो जाएगा अवर्स, है ना। बना के भी बता देता हूँ, जैसे माय बुक है, इसको हम अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, प्रोनाउन के रूप में, दिस बुक इज माइन, यानी कि यह पुस्तक मेरी है ना। तो यहाँ पर माइन क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद आया है ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तो ये हो जाएगा पजेसिव प्रोनाउन। आया समझ में, ऐसे हो जाएगा, है ना। दिस क्लास इज आवर्स, आया समझ में। नेक्स्ट है गाइस, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी मैंने आपको बता चुका है। कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है, 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, है ना। मैंने कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं ये भी मैंने बेसिक की क्लास में बताया है, रूल्स भी बताया है, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा, है ना। क्योंकि अब हम सिर्फ रूल्स और कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का हम यूज कब करते हैं, जब हमको किसी एक पर्सन की कोई क्वालिटी को बताना होता है। जैसे कि ही इज अ गुड बॉय, एक ही इंसान था, उसकी क्वालिटी को बताना था, हमने बता दिया कि वो कैसा है, गुड है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं पॉजिटिव डिग्री में जो हमारी जो एडजेक्टिव होता है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है। बात करें हम कंपैरेटिव डिग्री की, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इस डिग्री का यूज आप कंपेयर करने के लिए यूज करेंगे, है ना। तो कोई भी दो पर्सन या दो नाउन या दो प्रोनाउन की क्वालिटीज को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, है ना। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम कंपैरिजन के लिए हमेशा THAN देन का यूज करते हैं, ये आपको याद रखना है। जैसे कि ही इज बेटर देन यू, तो यहाँ देखो ही और यू की क्वालिटी का कंपैरिजन हो रहा है, बताया जा रहा है कि वो बेटर है तुमसे, इसलिए यहाँ पर गुड नहीं आएगा, बेटर आएगा, है ना। और हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन आता है, तो देखो देन भी आया हुआ। तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन देखने मिलते हैं। इसके बाद होती है सुपरलेटिव डिग्री, है ना, जो कि किसी एक पर्सन को, ठीक है, बहुत सारे लोगों में से किसी एक पर्सन को, जो कि उन सब में क्या होता है, बेस्ट होता है, ठीक है। आया समझ में। तो उसकी क्वालिटी को जब हम डिनोट करते हैं, यानी कि बहुत सारे लोगों में से सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को अगर हमें बताना है तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माय क्लास, यानी कि पूरी क्लास की बात हो रही है। अब एक क्लास में 50 लोग भी हो सकते हैं, 100 लोग भी हो सकते हैं, है ना, कितने भी लोग हो सकते हैं। तो उन सभी में एक व्यक्ति की बात हमें करना है, इसलिए हमने यहाँ पर द बेस्ट का यूज किया। एक चीज और याद रख लेना है आपको, सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है। क्लियर है गाइस, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कुछ एडजेक्टिव होते हैं, उनका भी यूज हम देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में देखने मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं सम की और एनी की, तो सबसे पहले जो सम है उसका यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। क्लियर है ना। और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप यूज करेंगे। क्लियर है ना, आया समझ में। अगर आप क्वांटिटी बताएंगे तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ आप यूज करेंगे किसको, सम को। आया समझ में, आया समझ में। और अगर आप नंबर्स बताना चाहते हैं तो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज करेंगे। तो जो सम है, देख लो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो सम है उसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। एक तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। इसके अलावा अगर जब हम क्वांटिटी को बताते हैं तो आप सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करेंगे, और अगर आप नंबर्स को बताते हैं तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ आप यूज करेंगे। क्लियर है गाइस। जैसे कि आई हैव सम वाटर, देखो वाटर है ना, अनकाउंटेबल है, तो ये क्वांटिटी को बताएगा सम। आया समझ में, और ये पॉजिटिव सेंस देता है। आई हैव सम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, यानी कि नंबर्स को बताएगा, तो मेरे कुछ दोस्त हैं। आया समझ में। तो सम जो है काउंटेबल के साथ भी आता है, अनकाउंटेबल के साथ भी आता है। अगर अनकाउंटेबल के साथ आया है तो क्वांटिटी को बताता है, काउंटेबल के साथ आता है तो नंबर को बताता है। क्लियर है, क्लियर है। इसके अलावा सम को तो हम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, लेकिन एनी को हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव सम प्रॉब्लम्स, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, मतलब कि ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया, है ना।
अगर वहीं बोल दो कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बोलोगे आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो आप वहां पे सम का यूज नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला डू यू हैव एनी प्रॉब्लम, क्या तुमको कोई प्रॉब्लम है, तो देखो इंटेरोगेटिव में भी आप एनी का यूज करना, ठीक है। आया समझ में, इंटेरोगेटिव यानी जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है गाइस? तो इंटेरोगेटिव में आप क्या करेंगे, एनी का यूज करेंगे। आया समझ में? अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा और आपको ऐसा लगता है कि उसका आंसर आपको यस मिल सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव सेंस। आया समझ में? और मैंने आपको क्या बताया है, पॉजिटिव सेंस के लिए हम सम का यूज करेंगे। तो यहाँ पर डू यू हैव सम फूड, तो यहाँ पे सम सही हो जाएगा। माना कि ये इंटेरोगेटिव है, बट ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी कि आपको लगता है कि आंसर हमें यस मिल सकता है, इसलिए हमने यहाँ पर सम का यूज किया। तो एनी और सम के इतने से यूज आपको याद रखना है। सम जो है पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, एनी जो है नेगेटिव सेंस में यूज होता है। सम जो है प्लूरल, काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है ना। अगर वो अनकाउंटेबल के साथ आता है तो क्वांटिटी को बताता है, और काउंटेबल के साथ आता है तो नंबर्स को बताता है। बस इतनी सी बात याद रखना है। सिर्फ इतना याद रख लिया तो इससे आने वाले सारे एरर्स, सारे क्वेश्चंस आप बड़ी इजीली, है ना, बड़ी आसानी से, बहुत इजीली आप कर पाएंगे। इसके बाद फ्यू है, लिटिल है, मच है और मैनी है ना। जो फ्यू और मैनी है ये नंबर्स को बताते हैं, इसलिए हम इनका काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, अनिश्चित नंबर को बताते हैं, है ना। और लिटिल और मच है वो क्वांटिटी को बताते हैं, इसलिए इनका यूज हम अनकाउंटेबल के साथ करते हैं। आया समझ में? फ्यू से 3 वर्ड बनते हैं गाइस। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले क्लीन कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फ्यू और लिटिल का एक छोटा सा कंसेप्ट होता है ना, एकदम सिमिलर सिमिलर है, इसको भी नोट कर लेना, स्लाइड में नहीं मिलेगा बना बनाया ये वाला, तो नोट करना। और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड, है ना, और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आते हैं, तो ध्यान से सुन लो। जैसे मैं बात करूँ फ्यू की, तो फ्यू से 3 वर्ड निकल के आते हैं। पहला तो खुद फ्यू है, इसके बाद है आ फ्यू, और थर्ड आता है द फ्यू। तीनों में फर्क होता है। फ्यू का मतलब होता है बिल्कुल ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर, यानी कि कोई चीज अगर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो आप फ्यू यूज करेंगे। अगर थोड़ी सी है तो आप आ फ्यू बोल देंगे, और जितनी है अगर आपको पूरी को इंक्लूड करना है तो आप द फ्यू का यूज कर लेंगे। और फ्यू काउंटेबल चीजों के साथ यूज किया जाएगा। अगर कोई चीज ऐसी है जिसको आप काउंट कर सकते हैं ना के बराबर, तो बोलेंगे यार आई हैव फ्यू पेन्स, मतलब मेरे पास है ही नहीं पेन्स, है ना। और आ फ्यू मतलब कि हाँ मेरे पास थोड़े से हैं, मतलब एक आध तो मैं तुमको दे सकता हूँ। और द फ्यू मतलब आपने 10 खरीदे और 8 बचे, है ना, तो सारे आठों के लिए आप द फ्यू यूज करेंगे। आया समझ में? तो ना के बराबर फ्यू, उससे थोड़ा ज्यादा आ फ्यू, है ना, और जितना है पूरा द फ्यू। क्लियर है? अब सेम कंसेप्ट लिटिल का भी है। लिटिल का मतलब भी थोड़ा ही होता है ना, मतलब कि ना के बराबर, उससे थोड़ा ज्यादा आ लिटिल। लिखते जाना भाई, राइटिंग बहुत, जो पेन है ना बहुत गड़बड़ करता है। इसके अलावा द लिटिल, यानी कि जितना है वो पूरा। तो फिर भैया लिटिल लाने की क्या जरूरत थी, फ्यू तो ऑलरेडी था जब वही काम कर रहा है। लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, ठीक है, लिटिल लगता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, और वो लगता है काउंटेबल्स के साथ। जब क्वांटिटी की बात हो रही है, जैसे वाटर, तो लिटिल वाटर यानी कि ना के बराबर, एक आध बूंद बचा होगा बॉटल में, है ना। आ लिटिल यानी कि थोड़ा बहुत है, यानी कि आपका गला थोड़ा सा गीला हो जाएगा। और द लिटिल मतलब जितना बचा है पूरा, है ना। वो 10 ml भी हो सकता है, 20 ml भी हो सकता है, 50 ml भी हो सकता है। आया समझ में? तो सिंपल है, ये लगते हैं काउंटेबल के साथ और ये अनकाउंटेबल के साथ। आपको पता है मैनी नंबर्स को बताता है ना, इंडेफिनेट नंबर्स को, और मच क्वांटिटी को बताता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, है ना, आ फ्यू, आ लिटिल, ठीक है, ये सारी चीजें। चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला आ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। क्लियर है ना। तो देखो हमने यहाँ पे आ लिटिल लगाया है नॉलेज के साथ, क्योंकि ये डेंजरस थिंग है, यानी कि हमको कम मात्रा का बोध कराना था। यहाँ पे हम द लिटिल और आ लिटिल दोनों नहीं लिख सकते। लिटिल लिख देंगे तो मतलब हो जाएगा कि ज्ञान है ही नहीं तुम्हारे पास, तो फिर वो डेंजरस हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर द लिटिल बोल देंगे, मतलब अब दुनिया का सारा ज्ञान तो आपके पास आ नहीं सकता, बट द लिटिल में वो आ जाएगा जितना आपके पास है। जितना आपके पास है वो तो अच्छी बात है ना, डेंजरस तो वो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर हम अ लिटिल बोलेंगे, यानी कि हमने, है ना, थोड़े से ज्ञान की बात करी है। ऐसे ही द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ दिन के लिए आपको रेस्ट करना है।
तो यहाँ पर द फ्यू और फ्यू क्यों नहीं आया? फ्यू अगर हम लगा देते दैट मीन्स आपको तो एक दिन भी पूरा पूरा नहीं मिला, समझ रहे हो? और अगर द फ्यू लगा देते यानी कि जितने दिन आप जीने वाले हैं, जितने बचे कुछ दिन है, सब में क्या आप रेस्ट ही करते रहेंगे, इसलिए हमने अ फ्यू लगाया है, यानी कि हमको थोड़े का सेंस देना है। ऐसे ही अ फ्यू वाटर आई केप्ट फॉर यू हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम, यानी कि थोड़ा सा जो पानी है मैंने जो बचाया था वो उसने फिनिश कर दिया, है ना। द शो वॉज कैंसल्ड एज फ्यू पीपल टर्न अप टू सी। अब यहाँ पे देखो फ्यू आया है, ना ही यहाँ पे अ फ्यू आया है, ना ही यहाँ पे द फ्यू आया है ना। क्यों? क्योंकि शो जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि वहां पे लोग ही नहीं थे, ना के बराबर लोग थे, इसलिए यहाँ पर हमने आ लगाया। और अगर शो कैंसिल नहीं होता, शो अगर चल रहा होता, तो वहां पर आप आ फ्यू या फिर द फ्यू लगा सकते थे, है ना, उसके सेंस के हिसाब से। तो जो ग्रामर है ना वो सेंस का खेल है पूरा, तो आपको सेंस को समझना है, तब आपको क्लियर होगा। ऐसे ही आई कैन नॉट प्रिपेयर टी फॉर यू, देयर इज लिटिल मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर। मैं तुम्हारे लिए कॉफी क्यों नहीं बना पाई? क्योंकि उसमें लिटिल मिल्क था। अब यहाँ पे फ्यू क्यों नहीं आया, लिटिल क्यों आया? क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पे आ लिटिल क्यों नहीं आया या फिर द लिटिल क्यों नहीं आया? क्योंकि उसने कॉफी बना ही नहीं पाई ना, मतलब दूध था ही नहीं, इसलिए हमने लिटिल लगाया। अगर कॉफी बन जाती फॉर एग्जाम्पल, है ना, सिर्फ एक जन के लिए बन जाती जैसे तैसे, तो हम आ लिटिल लगाते कि चलो थोड़ा तो दूध था कि कॉफी बनना पॉसिबल हो गया। और अगर 4-5 लोगों के लिए बन जाती तो द लिटिल लगाते, यानी कि पर्याप्त दूध था, है ना, जितना भी था। क्लियर है गाइस? डोंट यूज लिटिल फ्यू विथ वर्ड क्वालिटी एंड नंबर, यूज स्मॉल इन प्लेस ऑफ लिटिल और फ्यू। अगर आपको ये दो वर्ड देखने को मिल जाए क्वालिटी और नंबर, तो आप लिटिल और फ्यू की जगह क्या यूज करेंगे? स्मॉल यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड वॉज वेस्टेड, है ना, लिटिल क्वांटिटी नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि क्वांटिटी वर्ड पहले से उसमें जुड़ चुका है, और ये क्वांटिटी को बताने के लिए यूज किए जाते हैं ना फ्यू और लिटिल, इसलिए इनको हटा दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को हम एज और सो एज के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। लाइक ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर, यानी कि वो अपने भाई की तरह ही अच्छा है। तो यहाँ पर आप बेटर नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों की सिमिलैरिटी को बता रहे हैं, यानी कि वो भी उतना ही अच्छा है जितना कि उसका भाई, तो हम सिमिलैरिटी को बता रहे हैं, इसलिए हम कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। क्योंकि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का जो यूज है ना, वो तो कंपेयर करने के लिए किया जाता है, और यहाँ पे तो कंपैरिजन हो ही नहीं रहा ना, सिमिलैरिटी बता रहे हैं, इसलिए हम गुड का यूज करेंगे, है ना। तो ये एडजेक्टिव है यहाँ पे गुड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ही को क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पे रन को क्वालिफाई करने के लिए फास्ट आया है, तो फास्ट यहाँ पर हो जाएगा एडवर्ब। मैंने बताया था जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब होता है ना। तो ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, यानी कि जितना वो दौड़ सकता है उतना तेज उसने दौड़ा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे गाइस, पॉजिटिव डिग्री का यूज करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री में देन का यूज किया जाता है, मैं बता चुका हूँ, जैसे ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, वो अपने ब्रदर से बेटर है ना। टुडे आई एम फीलिंग बेटर, है ना, आया समझ में? और अगर आप अपनी ही दो क्वालिटी को भी बताते हैं, तो आप कंपैरेटिव डिग्री से बता सकते हैं कि अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। क्लियर है? यहाँ पर दो लोगों को नहीं किया जा रहा है कंपेयर, है ना, आपके ही बारे में बताया जा रहा है, आपकी सिचुएशन को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है, कि पहले आप क्या फील कर रहे थे और अब आप क्या फील कर रहे हैं। क्लियर गाइस? नेक्स्ट है यूज द बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज करते हैं, मैं बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में। अगला स्ट्रक्चर है ना, कंपैरेटिव डिग्री के पहले अगर द आता है तो आपको बाद में ऑफ लगाना है, जैसे कि शी इज द, है ना, बेटर ऑफ द टू सिस्टर। तो यहाँ पे दो लोगों का कंपैरिजन है, इसलिए हमने बेटर लगाया, ना कि बेस्ट लगाया। अगर यहाँ पे टू से ज्यादा अगर थ्री लिखा रहता या ऑल लिखा रहता तब हम बेस्ट लगाते। क्लियर है गाइस? है ना। तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम द लगा सकते हैं, बाद में आपको ऑफ लगाना पड़ेगा कंपैरेटिव डिग्री के। क्लियर है गाइस? ऐसे ही हम द के बाद सुपरलेटिव डिग्री और ऑफ का हम यूज करते हैं अगर हम सभी का कंपैरिजन कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल द प्लेयर्स, तो आएगा द बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, यानी कि सभी में से बेस्ट। अगर यहाँ पे टू होता तो बेटर हो जाता, है ना, वही लॉजिक है, बस स्ट्रक्चर है द वाला। तो द बेस्ट ऑफ यानी कि सभी में से बेस्ट। आया समझ में? जब हम दो क्वालिटीज किसी एक ही व्यक्ति की कंपेयर करते हैं, तो आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं, पॉजिटिव डिग्री के आगे हम मोर लगाते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे मैंने बोला ही इज,
अब देखो आपके पास दो ऑप्शन है, वाइजर और मोर वाइज देन इंटेलिजेंट, दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री होती है, बट हम वाइजर प्रेफर नहीं करेंगे, मोर वाइज प्रेफर करेंगे, यानी कि हमारी ही दो क्वालिटी की बात हो रही है, यानी कि मैं इंटेलिजेंट होने से ज्यादा मैं वाइज हूं, इसलिए हमने मोर वाइज लिखा। आया समझ में गाइस? है ना, कि मैं इंटेलिजेंट भी हूं और उससे ज्यादा क्या हूं, वाइज, इसलिए हमने मोर वाइज लगाया। वाइजर हम यूज नहीं करते हैं और ये बहुत एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा, जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी को बताया जाए तो जो क्वालिटी उसमें ज्यादा है उसके पहले आप मोर का यूज करेंगे। क्लियर? ओके गाइस। एनी अदर का एक कंसेप्ट है ना, बहुत एग्जाम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, तो अच्छे से समझिएगा। जैसे कि मैंने बोला गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन, है ना, एनी भी आ सकता है और एनी अदर भी आ सकता है, तो दोनों में से क्या आएगा, सुनना, अदर, है ना, मेटल। तो देखो गोल्ड के बारे में बताया जा रहा है कि वो बाकी मेटलों से क्या है, बहुत ज्यादा प्रीशियस, यानी कि गोल्ड भी एक मेटल है और बाकी सब भी मेटल है ना, तो ये भी एक मेटल है, यानी कि दो मेटल का, यानी कि दो सेम थिंग का जब हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि उसी क्लास की चीज का हम कंपैरिजन करना है, तो हमें एनी अदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि एनी अदर का मतलब होगा उसी कैटेगरी में से, है ना, बाकी चीजों से बेटर है। आया समझ में? एनी अदर क्यों लगाते हैं? क्योंकि गोल्ड एक मेटल है, आया समझ, और मेटल से ही हम तुलना कर रहे हैं, तो हम एनी अदर मेटल यूज करेंगे। अदर मेटल का मतलब होता है दूसरी मेटल से, आया समझ में, और एनी अदर मतलब उन्हीं में से दूसरी जो मेटल्स है, आया समझ में, है ना। अगर यहाँ पर मैं गोल्ड की जगह डायमंड लिख दूं तो यहाँ पर एनी सही हो जाएगा, क्योंकि डायमंड मेटल तो है ही नहीं, आया समझ में, क्योंकि गोल्ड भी मेटल था, ये भी मेटल था, इसलिए एनी अदर लगाया। और ये मेटल नहीं है डायमंड, डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, तो एनी यहाँ पर सही है। एनी अदर कब आएगा, तब यहाँ भी मेटल ही होता, और डायमंड यहाँ पे मेटल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, यानी कि किसी भी मेटल से क्या होता है, डायमंड जो होता है वो प्रीशियस होता है। लेकिन पहले वाले में क्या था, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, यानी कि जो दूसरी मेटल्स हैं गोल्ड के अलावा, उन सभी मेटल से गोल्ड कैसा है, प्रीशियस है। अभी समझ में आया दोनों में अंतर? तो एनी अदर कब लगेगा, जब सेम कैटेगरी की बात हो, है ना, और एनी कब लगा देंगे, जब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी हो। आया समझ में? ऐसे एडजेक्टिव जिनके लास्ट में आई ओ आर आता है, उसमें हम देन की जगह कंपैरिजन करने के लिए टू लगाते हैं गाइस, याद रखना। जैसे सुपीरियर है, इंटीरियर है, सीनियर है, जूनियर है, प्रायर है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, तो इनके बाद हम कंपैरिजन करने के लिए टू लगाते हैं। आपने कई बार सुना होगा सुपीरियर टू मी, है ना, सीनियर टू मी, जूनियर टू मी, है ना, देन तो कोई नहीं बोलता है ना, तो ये रूल होता है। आई ओ आर वाले जो एडजेक्टिव होते हैं, जो लास्ट में आई ओ आर पर खत्म होते हैं, उनके बाद हम देन की जगह टू लगाते हैं, तो इसका सही करेक्शन हो जाएगा, ही इज सीनियर टू मी, मतलब वो मुझसे सीनियर है। आया समझ में? अब कुछ एडजेक्टिव है जिनको हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में यूज नहीं कर सकते, इनको आप पढ़ लेना, जैसे इंटीरियर, एक्सटीरियर, अल्टीरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्राइंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल एंड सुप्रीम, क्योंकि ये अपने अपने आप में ये एक्सट्रीम पोजीशन को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव तो बेटर को या एक्सट्रीम को ही दिखाने के लिए करते हैं, और ये अपने आप में जब हैं, यानी कि इनको कंपेयर करने की जरूरत है ही नहीं, ये अपने आप में पहले से ही क्या है, बेस्ट हैं अपनी अपनी कैटेगरी में, या बेटर हैं, तो इनके साथ हम सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे। जैसे कि ही इज मोर इंफीरियर टू दैट, यानी कि वो इंफीरियर तो अपने आप में पहले से है ही, तो मोर लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर मोर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो आप लोग एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो कंसेप्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आता ही है, किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने मिलेगा। इंफीरियर के साथ मोर लगा देगा तो मोर आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि फिर यहाँ पर, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि डबल इंटेंसिटी हो जाएगी, और हमको दो दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करना होता है, तो ये अपने आप में कंपैरेटिव है पहले से, इसलिए हमने मोर लगा दिया। ऐसी गुड डीड्स आर मोर एवरलास्टिंग, एवरलास्टिंग मतलब पहले से जो लास्ट करे, और मोर, है ना, तो मोर यहाँ से हट जाएगा, है ना, मोर लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। आया समझ में? सो गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आज मैंने जितने रूल्स बताया है उनको आप रिवाइज करेंगे और अच्छे से आप उनको पढ़ लेंगे, ताकि अगली क्लास में जो आगे आने वाले रूल्स हैं उनको भी आप आसानी से समझ पाएं और उनको भी याद रखना है गाइस। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर सेशन आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें,
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, और फिर मिलते हैं हम कल वोकैब की क्लास में दोपहर 12 बजे। थैंक यू so much for watching guys. Thank you, goodbye and have a nice day. See you in the next class.